हेलो एवरीवन, आज डेट है 5 जनवरी और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की सबसे जो इम्पोर्टेंट न्यूज आती हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उनको हम डिस्कस करेंगे और एडिटोरियल पेज को हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारी फर्स्ट न्यूज है, फ्रंट पेज पर एक पिक्चर दे रखी है तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये डल झील की पिक्चर है। तो डल झील कहाँ है? श्रीनगर में है। और यहाँ पर जो पिक्चर में जो दे रखा है वो है शिकारा। ये शिकारा क्या होते हैं? डल झील के ऊपर लकड़ी की बनाई हुई कुछ बोट चलती हैं जिनको टूरिज्म को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। टूरिस्ट लोग जब आते हैं तो इनमें बैठ करके इस डल झील का क्या करते हैं? व्यू लेते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गई डल झील और ये शिकारा टर्म्स। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो जूलियन असांजे को लेकर के है। यूके की कोर्ट ने उनकी रिजेक्ट कर दिया है कि यूएस उनको ये बोल रहा था कि आप अपना प्रत्यर्पण कीजिए किनको? जूलियन असांजे को। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जूलियन असांजे है कौन। जूलियन असांजे ने 2006 में विकिलीक्स की स्थापना की थी और इस विकिलीक्स पे उसने जो भी सीक्रेट डाटा थे पूरे वर्ल्ड के, जैसे एक देश से दूसरे देश के साथ में जो डील हुई है और कुछ सीक्रेट डाटा होते हैं उनको लीक कर दिया था। इसके लिए उसके ऊपर केस चल रहा है और अब यूके की जो कोर्ट है उसने रिजेक्ट कर दिया है कि प्रत्यर्पण नहीं करेंगे जूलियन असांजे। उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो काफी खराब है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को लेकर के है। उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है और इस सर्कुलर का नाम है स्कूल बैग पॉलिसी 2020। ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग मतलब NCERT के द्वारा जारी किया गया है। क्यों जारी किया गया है? जो स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनके स्कूल बैग का जो वजन है उसका मेजरमेंट फिक्स किया गया है कि इससे ज्यादा आप नहीं मंगवा सकते। इसमें स्कूल टीचर्स को बोला गया है इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग स्कूल टीचर्स को स्टूडेंट्स को बताना होगा कि आपको किस दिन कौन सी बुक और नोटबुक लेकर के आनी है, कौन सी पर्टिकुलर चीज किस पर्टिकुलर डे को लेकर के आनी है। और क्या करना होगा, स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको हर 3 महीने में जो स्टूडेंट्स हैं उनके स्कूल बैग की चेकिंग करनी होगी और चेक करके उनका मेजरमेंट करना होगा कहीं उनका वेट ज्यादा तो नहीं है उनके स्कूल बैग का। अगर ज्यादा है तो उनके पेरेंट्स से उनको रेगुलर क्या करना होगा? कम्युनिकेशन करना होगा और उनके हैवी बैग्स के बारे में उनको बताना होगा। दूसरा एक प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चों के स्कूल बैग का वजन इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि स्कूलों में जो सेफ और क्लीन जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी कम है। तो इस सर्कुलर में ये बोला गया है कि बच्चों के स्कूल बैग का वेट को रिड्यूस करने के लिए स्कूल मैनेजमेंट को क्या करना होगा? उनको सेफ और क्लीन वाटर अवेलेबल करवाना होगा ताकि बच्चे घर से क्या नहीं लेके आए? पानी की बोतल ना लेके आए, जिससे उनके स्कूल के बैग का वजन ना बढ़े। देखो, जो हैवी स्कूल बैग्स होते हैं इनकी वजह से क्या होता है, बच्चों की जो हेल्थ है उसके लिए काफी कंसर्न क्रिएट हो जाते हैं। बच्चों का जो फिजिकल एफर्ट है, इफेक्ट्स है, उस पर काफी इफेक्ट गिरते हैं। वर्टिबल कॉलम और उनके नीज काफी डैमेज हो जाते हैं। आगे इस आर्टिकल में बोला गया है कि जो हेड्स ऑफ स्कूल हैं उनको सबको बताना होगा कि जो वेट स्कूल बैग्स का जो वेट रिड्यूस करना है उसके लिए जो गाइडलाइंस जो जारी की गई हैं इनको रिवाइज किया गया है और ये हेड ऑफ स्कूल्स को सबको सर्कुलेट करना होगा। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि आप स्कूल में जो हैवी बुक्स आप अवेलेबल करवाते हो उसी बुक्स को तोड़ करके एनसीईआरटी भी ये काम कर सकता है कि हैवी बुक्स की तुलना में, देखो एनसीईआरटी की जब हम बुक पढ़ते हैं तो एसएसटी के लिए भी वो 6 से और 10 तक के लिए हर क्लास में मतलब बहुत ही पतली बुक्स मेंटेन करता है। तो इसीलिए बोला गया है कि आप थिन या लाइट एक्सरसाइज बुक्स को प्रिफर करके अगर कंपैरिजन किया जाए थिक और हैवी वन से, तो लाइट एक्सरसाइज बुक को आप प्रेफरेंस कर जाए, जिससे स्कूल के जो बैग्स का वेट है वो तो काफी वैसे ही कम हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो सुप्रीम कोर्ट को लेकर के है। सुप्रीम कोर्ट आज कुछ जजमेंट को बताएगा, कुछ जजमेंट प्रोनाउंस करेगा। तो कौन कौन से जजमेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट जो देगा वो हमारा जो संसद भवन का, नए संसद भवन का निर्माण को लेकर के जो केस चल रहा है उसके बारे में आज जजमेंट आएगा। देखो 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आप फाउंडेशन तो रख सकते हो, तो 10 दिसंबर को हमारे पीएम मोदी जी के द्वारा फाउंडेशन रख दिया गया।
2026 में डीलिमिटेशन होना है सीटों का, इससे बढ़ेंगी सीटें। और अभी लोकसभा और राज्यसभा में बैठने के लिए सीटें हैं कम, और जॉइंट सेशन अगर हो तो उसके लिए भी चाहिए ज्यादा सीटें। तो इसीलिए ये जो नया संसद भवन बनाया जा रहा है उसको भविष्य की जो मतलब आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है। लेकिन उस बिल्डिंग को बनाने के लिए बहुत सारे जो प्राचीन समय के जो पेड़ हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा है। इसके लिए ये परेशानी हुई थी, ये केस चल रहा था, और इसके लिए अब आएगा फैसला। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो हमारे पीएम ने बोला है कि हमारे इंडिया में कोविड-19 जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो बहुत बड़ा है और वो स्टार्ट होने के लिए बिल्कुल तैयार है। देखो, कल डीसीजीआई ने, हमने डिस्कस भी किया था कल के न्यूज़पेपर में कि डीसीजीआई ने हमारे यहाँ पर 2 वैक्सीन को अप्रूवल दे चुके हैं। एक तो कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है, किसके साथ में मिलकर के, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के साथ में मिलकर के, और दूसरी है कोवैक्सीन को बनाया है भारत बायोटेक ने, किसके साथ मिलकर के, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के साथ में मिलकर के। तो देखो, इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि जो हम इंडिजिनसली हमारे भारत ने जो सीरम बनाई है, जो वैक्सीन बनाई है जिसका नाम है कोवैक्सीन, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात है। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर क्वांटिटी की ज़्यादा तुलना में क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस किया जाए, जिससे हमारे स्टैंडर्ड हैं वो काफ़ी इंक्रीज हों, और ये जो स्टैंडर्ड है उनके थ्रू उनको इंक्रीज करके हम आत्मनिर्भर भारत जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है उसके थ्रू बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर बना सकें, और उन प्रोडक्ट्स को मेड इन इंडिया का नाम देकर के पूरे ग्लोबल जो डिमांड है, ग्लोबल डिमांड के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट बनाएं और उनका पूरे विश्व में यूज किया जा सके। आगे इस आर्टिकल में बोला गया है कि देखो, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, हमारी कंट्री के जो भी प्रोडक्ट बने उनमें हम ये चाहते हैं कि सर्विसेज में क्वालिटी हो। हम क्वांटिटी में ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हम ये नहीं चाहते कि पूरे वर्ल्ड में हमारे प्रोडक्ट अवेलेबल हों, बल्कि हम ये चाहते हैं कि जो भी कस्टमर हमारे प्रोडक्ट यूज़ करे वो उससे क्या हो, संतुष्ट हो, सेटिस्फाइड हो। ऐसा इस आर्टिकल में बोला गया है। तो देखो, कोवैक्सीन जो बनाई गई है इंडिया के द्वारा, उससे इंडिया का जो एक विश्वास है, पूरे वर्ल्ड के लोगों का जो विश्वास है इंडिया में, क्योंकि इंडिया पहले से भी वैक्सीन के निर्माता में, मैन्युफैक्चरर में काफ़ी आगे रहा है। तो इंडिया के ऊपर जो विश्वास है वैक्सीन बनाने के लिए, वो विश्वास काफ़ी इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के है। फार्मर्स के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में 7th राउंड की टॉक्स चली, लेकिन दोनों के बीच में कोई सुलह नहीं हो पाई। अब जो नेक्स्ट मीटिंग है वो 8 जनवरी को होगी। देखो, स्टार्टिंग में जब दोनों के बीच में मीटिंग शुरू हुई तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अधिकारी थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स थे, वो इन फार्म लॉज के प्रॉफिट बताते रहे। उन्होंने फार्मर्स की बात ही नहीं सुनी। अब फार्मर्स अपनी जीत पर अड़े हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जीत पर अड़ी हुई है। तो इस जो मीटिंग है इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकल पा रहा है। और यहाँ पर जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो इस प्रोटेस्ट में भाग ले रहे हैं फार्मर्स की तरफ से, जैसे एक है राकेश टिकैत, वो लीडर है, भारतीय किसान यूनियन का एक भाग है ना, एक फैक्शन है, उसके लीडर हैं। उन्होंने ये बोला है कि जब तक इन लॉज को रिपील नहीं किया जाएगा तब तक क्या नहीं होगी, घर वापसी नहीं होगी। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने एक PIL फाइल की थी हाई कोर्ट में, और उसमें उन्होंने चंडीगढ़ में एक PIL फाइल की थी। किसके खिलाफ? देखो, फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है और फार्मर्स के द्वारा उनके जो टावर है, मोबाइल टावर्स, उनको क्या किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, उनके साथ छेड़छाड़ी की जा रही थी किसानों के द्वारा पंजाब और हरियाणा में। तो देखो, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसने एक बात बोली है कि ना तो आज तक मैंने कॉरपोरेट और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए, अपने अतीत की अगर मैं बात करूं तो ना तो कॉरपोरेट और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए मैंने कोई काम किया है, और ना ही आगे इस बिजनेस में मेरा घुसने का कोई प्लान है। ना रिलायंस का और ना उसकी कोई सब्सिडरीज है, उनका कोई भी ऐसा कोई प्लान नहीं है। अब तक हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पंजाब, हरियाणा और कहीं भी पूरे इंडिया की अगर हम बात करें तो हमने कहीं भी कोई एग्रीकल्चर लैंड को क्या नहीं किया है, खरीदा नहीं है, ताकि
उस एग्रीकल्चर लैंड को हम खरीदें और कॉरपोरेट और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हम जा सकें, तो ऐसा हमारा कोई प्लानिंग ही नहीं है। तो ये जो फार्मर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको ये लग रहा है कि रिलायंस आकर के सब कुछ अधिग्रहण कर लेगा, तो ये उनकी गलतफहमी है। उनको अपने जो डिलेमा है उनको क्लियर करना चाहिए। रिलायंस का ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो देखो बर्ड फ्लू को लेकर के है। केरला के 2 डिस्ट्रिक्ट में हाई अलर्ट हो गया है बर्ड फ्लू को लेकर के। बर्ड फ्लू काफी इंक्रीज हो रहा है, तो उसके लिए काफी क्या किया जा रहा है, अलर्ट किया जा रहा है ताकि लोग अवेयर हो सके। नेक्स्ट जो न्यूज है देखो, हमारे यहाँ पर जो रिपब्लिक परेड होगी उसमें पहली बार 122 बांग्लादेश सोल्जर्स को यहाँ पर शामिल किया गया है रिपब्लिक परेड में। क्यों किया गया है? क्योंकि जो बांग्लादेश की जो लिबरेशन वार हुई थी 1971 में, उसको 50 साल होने वाले हैं और उसको हम क्या करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपने तरीके से, ताकि वहाँ के जो लोग हैं, इंडिया और बांग्लादेश का जो रिश्ता है वो अच्छे से बिल्डअप हो सके, दोनों के बीच में जो रिलायंस है वो काफ़ी अच्छा क्रिएट हो सके। तो वहाँ के 122 मेंबर्स ट्राई सर्विस कंटिजेंट हमारे यहाँ पर आएगा और क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा रिपब्लिक डे परेड में। देखो यहाँ बात हो रही है कि अब देखो बजट सेशन होने वाला है, विंटर सेशन को कट कर दिया गया है हमारे यहाँ पर, अब होगा बजट सेशन। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि इससे पहले जो बजट सेशन और मानसून सेशन हुआ था वो भी कोविड-19 के अंडर हुआ था। सॉरी, विंटर सेशन जो हुआ था वो कोविड-19 के तहत हुआ था, और सॉरी विंटर सेशन नहीं, मानसून सेशन जो हुआ था वो कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है उनके अंडर हुआ था। वहां पर जो मीटिंग जितनी होने वाली थी उनको कम करके सिर्फ 10 ही मीटिंग हो पाई थी, क्योंकि बहुत सारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, मतलब जो हमारे सांसद हैं, वो हो गए थे पॉजिटिव। तो अब इस आर्टिकल में बोला गया है कि 1 फरवरी को हमारे यहाँ पर बजट पेश किया जाता है, तो अब जो बजट सेशन होगा वो भी कोविड-19 की गाइडलाइंस के अंदर ही होगा। देखो इस आर्टिकल में लास्ट में बताया गया है कि जब मानसून सेशन हो रहा था तो क्वेश्चन आवर को क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, और जो लोग हैं उनको बहुत दूरी दूरी पर बिठाया गया था। एक जगह पर सारे लोग नहीं बैठे हुए थे। जो आप गेस्ट गैलरी होती है वहां पर भी जो हमारे एमपी है उनको बिठाया गया था। नेक्स्ट इस आर्टिकल में बताया गया है कि 2 सेशन जब होते हैं उनके बीच में, देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात बोली गई है, ये तो हमारे यहाँ ट्रेडिशन चलती आ रही है कि हमारे पास बजट सेशन, उसके बाद में मानसून सेशन, फिर होगा विंटर सेशन। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में बात बोली गई है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो बजट सेशन में 31 सीटिंग होने वाली थी पिछले साल हमारे यहाँ पर, लेकिन इनको कम करके 23 सीटिंग कर दी गई। और जो मानसून सेशन है उसमें केवल और केवल 10 सीटिंग होने वाली थी 18। क्योंकि कोविड-19 की जो सिचुएशन थी वो बहुत ज्यादा बदतर होती जा रही थी। तो देखो अब इस आर्टिकल में ये बोला गया है, हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि इस बार जो राज्यसभा की जो हमारी संसद की जो सिटिंग हुई है वो बहुत कम हुई है, और पिछले अगर सालों के कंपैरिजन की बात करें तो उनकी तुलना में बहुत ज्यादा कम है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो देखो हमारे फॉरेन मिनिस्टर को लेकर के है, मिस्टर एस जयशंकर। वो जाएंगे कोलंबो विजिट पर, मतलब श्रीलंका की विजिट पर। देखो अभी श्रीलंका में क्या हो रहा है, 1987 में इंडिया और श्रीलंका का जो अकॉर्ड हुआ था उसके लिए, उस अकॉर्ड से वहां पर प्रोविंशियल काउंसिल जो सिस्टम है वो पैदा हुआ था, उसका बोर्न आउट हुआ था। अब वहां पर बात की जा रही है उसके अबोलिशन की। तो हमारे एस जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस बात पे ध्यान दिया है और वो अब जाएंगे कोलंबो, क्योंकि उनको, हमारे इंडिया को ये भी लगता है कि श्रीलंका में जैसे चाइना जैसे अन्य देशों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, और अगर हमारे पड़ोसी देशों में कोई और अन्य देश आकर के इंटरफेयर करता है तो वो हमारे इंडिया के साथ उनके रिलेशन को लेकर के अच्छी बात नहीं है। तो 2-3 दिन की मीटिंग के लिए वो वहां जा रहे हैं। इसके अलावा इंडिया जापान ने मिलकर के वहां पर कुछ इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग की थी, तो उसके ऊपर भी बातचीत होगी कि वो जो हमारे बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उसको इंडिया क्या करना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है। इसके अलावा इंडिया ने कोलंबो पोर्ट के ऊपर भी कुछ इनिशिएटिव, कुछ स्टार्टिंग करने की कोशिश की थी। अब इंडिया उनको फिर से क्या करेगा, ईस्ट कंटेनर जो टर्मिनल है उसको जॉइंटली डेवलप करेगा। तो ये इसके लिए भी बात हुई थी।
तो ये आज का हमारा डिस्कशन था, इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।